युग राम राज का आया है। जय श्री राम की जयकारों की गूंज शनिवार को शहर में सुनाई दी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भव्य शोभा यात्रा को रवाना किया और इसके बाद शहर की सड़कों पर श्री राम की जयकारे लगाते हुए महिलाएं, बच्चे, युवा सभी निकल पड़े। परेड ग्राउंड से श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा उत्सव समिति द्वारा आयोजित राम शोभा यात्रा को संबोधित करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये दिन इतना आसानी से नहीं आया है। हम वास्तव में भाग्यशाली हैं कि हम इसे देख पाए हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये दिन त्रेता युग के बाद द्वापर युग आया और कलयुग के 5126 वर्षों के बाद हम उस खुशी और उत्साह को देख और अनुभव कर पाएंगे जो लोगों ने राम राज के दौरान महसूस किया था। इसके बाद शोभा यात्रा परेड मैदान से शुरू होकर कनक चौक, ओरिएंट चौक, घंटाघर, पलटन बाजार, डिस्पेंसरी रोड, दर्शन लाल चौक से होते हुए रेजर्स मैदान पर संपन्न हुई। वहीं बाहर से आने वाली बसों के लिए विभिन्न जगहों पर ड्रॉपिंग पॉइंट निर्धारित किए गए। स्थानीय वाहनों के लिए 6 पार्किंग स्थल चिन्हित की गई थी। इस दौरान एसपी ट्रैफिक सर्वेश पवार ने बताया कि विभिन्न ड्यूटी स्थलों पर पुलिस फोर्स तैनात रही। जनता से शोभा यात्रा वाले मार्गों के स्थान पर वैकल्पिक मार्गों के प्रयोग की अपील की गई। मानव वन्य जीव संघर्ष की लगातार बढ़ रही घटनाओं के बीच सरकार ने मुआवजे की राशि बढ़ा दी है। अब वन्य जीवों के हमले में मृत्यु पर 4 लाख रुपए की जगह 6 लाख का मुआवजा मिलेगा। आपको बता दें कि मानव वन्य जीवन संघर्ष राहत वितरण निधि नियमावली 2024 की अधिसूचना जारी हो गई है। जंगली जानवरों से होने वाले नुकसान के मुआवजे प्रबंधन के लिए प्रमुख वन संरक्षण की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति गठन की जाएगी। इस समिति की देखरेख में 20-20 लाख रुपए सभी वन प्रभागों के खातों में भेजे जाएंगे। अगर कोई संस्था इस निधि में दान करेगी तो उसे आयकर अधिनियम तहत आयकर छूट मिलेगी। स्थानीय जनप्रतिनिधि व वन विभाग के कर्मियों की पुष्टि के बाद 48 घंटे के भीतर मानव हानि पर 30%, पशु हानि पर 20% मुआवजा मिल जाएगा। वहीं फसलों की हानि की घटना की सूचना 2 दिन के भीतर स्थानीय वन अधिकारी को लिखित रूप में देनी होगी, जिस पर जांच के बाद 15 दिन के भीतर मुआवजा मिल जाएगा। मुआवजे की राशि जान आपदा मोचन निधि और मानव वन्य जीवन संघर्ष राहत वितरण निधि से मिलेगी। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रमों के तहत शुक्रवार को सुंदरकांड के पाठ और श्री राम भजन संध्या से मुख्यमंत्री आवास राममय हो गया। इस दौरान राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। सीएम आवास में सुंदरकांड के पाठ के आयोजन के साथ भव्य श्री राम संध्या आयोजित हुई। भजन गायिका स्वाति मिश्रा और विवेक नौटियाल की टीम ने भजनों की प्रस्तुति दी। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे भजन से पूरा वातावरण श्री राम की भक्ति में भाव विभोर हो गया। सुंदरकांड का पाठ करने वाली टीम ने पंकज नौटियाल, सुधांशु रुद्री, सीमा भट्ट भी शामिल हुए। आपको बता दें कि राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री ने स्वयं भी सपरिवार सुंदरकांड का पाठ किया और भगवान राम की आरती कर आशीर्वाद प्राप्त करने के साथ प्रदेश की खुशहाली एवं प्रदेशवासियों के मंगलमय जीवन की कामना की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने भजन गायिका स्वाति मिश्रा को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि आगामी 22 जनवरी को रामलला अयोध्या में विराजमान होने जा रहे हैं। यह ऐसा अवसर है जिसके लिए हमने वर्षों से इंतजार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 140 करोड़ देशवासियों को रामोत्सव मनाने का सुअवसर प्रदान किया है। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले भगवान श्री राम के बाल रूप नूतन विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से देवभूमि भी जुड़ गई है। उत्तराखंड की 28 नदियों के जल से रामलला का अभिषेक होने जा रहा है, तो यहाँ के पहाड़ों की जड़ी बूटियों से निर्मित हवन सामग्री से हवन यज्ञ में होगा। यही नहीं, देवभूमि की बद्री गाय के घी का उपयोग हवन यज्ञ में तो होगा ही, इससे रामलला के मंदिर के दिए भी दैदीप्यमान होंगे। इसके लिए उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों से बद्री गाय का 2 क्विंटल घी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र भेजा गया है। औषधि गुणों से भरपूर बद्री गाय के घी को अत्यधिक ओज बढ़ाने वाला माना जाता है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर समूची देवभूमि में वातावरण पूरी तरह राममय हो चुका है। उत्तराखंड में भीषण सर्दी से मैदानी जिले बेहाल है। घने कोहरे के कारण धूप के दर्शन नहीं हो रहे हैं, जहां इससे शुक्रवार को तापमान में गोता लगा दिया। यहाँ इस सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा। वहीं देहरादून में दिन भर धुंध और कोहरे की चादर बिछी रही, जिससे अधिकतम तापमान 24 घंटे में करीब 10 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। हालांकि न्यूनतम तापमान में मामूली इजाफा हुआ है। अगले 2 दिन देहरादून में कोहरे की मार जारी रह सकती है। वहीं शुक्रवार को देहरादून में घना कोहरा छाया रहा और दोपहर बाद कहीं कहीं हल्की धूप खिली। इसके साथ ही सर्द हवाओं ने खूब कपकपी छुड़ाई। देहरादून का अधिकतम तापमान रसातल पर पहुंच गया। इसमें सामान्य से 60 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई और गुरुवार की तुलना में यह 10 डिग्री सेल्सियस कम रहा। उत्तर भारत में घने कोहरे के कारण देहरादून पहुंचने वाली फ्लाइट 2 से 3 घंटे देरी से पहुंची, जबकि ट्रेनों के पहुंचने का समय 8 से 10 घंटे लेट है। उधर मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार अगले कुछ दिन प्रदेश में मौसम शुष्क बने रहने का अनुमान है। मैदानी क्षेत्रों में कोहरा रहेगा।